सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हमने 3 फ्रूट क्रॉप को इंक्लूड किया है। ठीक है, तो बता देता हूं मैं कौन कौन सी है। एक तो है आपकी करोंदा, फिर उसके बाद में एक है आपका फालसा और एक है आपका लहसुआ। जिसको लहसुआ अभी तक पता नहीं है, लहसुआ उसको बोला जाता है जिसको हम बोलते हैं गोंदा भी बोलते हैं, गोंदिया भी बोलते हैं और उसको लसोड़े के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये 3 छोटी छोटी क्रॉप है और इनके 5-5 या 6-6 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल कुल मिला के आपको 20 या 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूरी क्लास अटेंड करोगे तो बहुत कुछ सीख के जाओगे, इसलिए पूरी क्लास को अटेंड जरूर करिएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट न्यू कमर्स हैं, बिल्कुल नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जो पुराने हैं वो लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, फिर शुरू करते हैं हम आज का रोमांचक सफर। देखिए, कल आपका रिजल्ट सुना दिया गया था। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कह रहे थे कि सर हमारा रिजल्ट नहीं आया। देखिए, आपका रिजल्ट किसी कारणवश नहीं आया होगा, या तो आपने समय पर फोटो नहीं भेजी होगी, या फिर आपने फोटो भेजी होगी तो उसके अंदर अपना नाम नहीं लिखा होगा, या फिर नाम भी लिखा होगा तो कोई सही सिस्टम से उसमें कुछ ना कुछ कमी लगी होगी सिस्टम को, इसलिए हो सकता है आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आया होगा। अगर फिर भी आप ठीक थे, बिल्कुल आपका सब कुछ ठीक था, तो हो सकता है बाय मिस्टेक हमारा जो व्हाट्सएप सर्वर है उस पर आपका फोटो अपलोड नहीं हुआ होगा या आया नहीं होगा। तो आगे से हम वैसे भी सर्वर को और ज़्यादा अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे भी आप एग्ज़ाम का हिस्सा बनिएगा, ज़रूर आपका टेस्ट चेक होगा। ठीक है, तो बिल्कुल हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो स्टूडेंट कुछ ऐसे बोल रहे थे कि सर हमसे कोई गलती हो गई क्या, हमारा चेक क्यों नहीं किया आपने, तो ऐसी कोई बात नहीं है, किसी से कोई गलती नहीं है। हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ी चल रही है, सिस्टम को धीरे धीरे हम अपग्रेड कर रहे हैं, तो उस वजह से हो सकता है। तो अगर अब आप ऐसा सोचते हो कि सर अब अगला टेस्ट कब होगा, तो अगला टेस्ट बता देता हूं मैं, 25 तारीख को होगा। 25 जून को आपका अगला टेस्ट होगा और उस दिन जो आपका टेस्ट होगा वो टेस्ट होगा 40 क्वेश्चन उसमें बायोलॉजी के होंगे और 40 ही क्वेश्चन उसमें एग्रीकल्चर के होंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट होगा आपका 25 जून को सुबह ठीक 11:30 बजे होगा और उसका जो लिंक है वो लिंक मैं आपको आज या कल में प्रोवाइड करवा दूंगा कैसे भी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि टेस्ट आने वाला है आपका। ठीक है, तो आपको तैयारी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक इसको पहुंचाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफर। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। करोंदा का वानस्पतिक नाम है, करोंदा का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कोडिया डाइकोटोमा, बी है हमारा कैरिसा कैरेंडस, सी है हमारा ग्रेविया एशियाटिका और डी है हमारा नुब्रा फिलिक्स। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। केरोंदा का वानस्पतिक नाम कोडिया डाइकोटोमा, कैरिसा कैरेंडस, ग्रेविया एशियाटिका या नुब्रा फिलिक्स, क्या होगा इसका जवाब। केरोंदा का वानस्पतिक नाम बहुत बार पूछा जाता है। केरोंदा में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है। केरोंदा में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है लौह तत्व। केरोंदा में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है, जिसको आयरन के नाम से भी जाना जाता है, आयरन या Fe भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जिसने करोंदा का जवाब दिया है कैरिसा कैरेंडस, बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ पर एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, जो कैरिसा कैरेंडस इसका वानस्पतिक नाम है वो पहले था इसका वानस्पतिक नाम, ये पहले इसका वानस्पतिक नाम क्या था, कैरिसा कैरेंडस था, लेकिन अब इसका जो नाम कर दिया गया है वो अब कर दिया गया है कैरिसा कॉनग्रेस्टा। क्या कर दिया गया है, कैरिसा कॉनग्रेस्टा इसका नाम कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, कैरिसा कैरेंडस भी बिल्कुल सही जवाब है। अगर कैरिसा कैरेंडस ऑप्शन में दिया गया है तो कैरिसा कैरेंडस कर दीजिएगा। अगर ऑप्शन में कैरिसा कैरेंडस नहीं है और कैरिसा कॉनग्रेस्टा लिखा हुआ है तो कैरिसा कॉनग्रेस्टा भी इसका सही जवाब माना जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फालसा का वैज्ञानिक नाम है या फालसा का वानस्पतिक नाम है। तो कोडिया डाइकोटोमा, कैरिसा कैरेंडस आपको पता है केरोंदा का है। फिर ऑप्शन नंबर तीसरा है सी एशिया ग्रेविया एशियाटिका और डी है हमारा नुब्रा फिलिक्स। अब 3 ऑप्शन में से बताना है आपको फालसा का वानस्पतिक नाम क्या होगा, कोडिया डाइकोटोमा, फिर है ग्रेविया एशियाटिका या फिर नुब्रा फिलिक्स, क्या होगा इसका जवाब। दीजिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो न्यू स्टूडेंट है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और शेयर तो मैं रोज़ कहता हूं कि करिए, कमेंट करिए, वो तो आप करते नहीं हो। जिसने इसका जवाब दिया है, जिसने फालसा का जवाब दिया है ग्रेविया एशियाटिका, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन इसका एक नाम और होता है, इसका ग्रेविया सब इनक्यूलिस भी इसका नाम होता है। तो ग्रेविया एशियाटिका और ग्रेविया सब इनक्यूलिस, ठीक है, 2 नाम हो जाएंगे, ग्रेविया एशियाटिका और ग्रेविया सब इनक्यूलिस। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है हमारा। अगला सवाल है हमारा लसोड़ा का वानस्पतिक नाम है। अब जिसको लसोड़ा नहीं पता, लसोड़ा का मतलब होता है लहसुआ, उसको लसोड़ा के नाम से भी जानते हैं, उसको गोंदा के नाम से भी जानते हैं, उसको गोंदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अचार बनाते हैं राजस्थान में, बहुत ही फेमस अचार है इसका। केरी के बाद में जो सबसे ज़्यादा अचार बनाया जाता है वो इसी का बनाया जाता है। किसका? लसोड़े का, लहसुआ का या गोंदे का। ठीक है, आगे इसके बारे में बहुत ही अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा आपको एक। तो लसोड़ा का वानस्पतिक नाम पूछा है तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो कोर्डिया डाइकोटोमा जो नाम है वो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा लसोड़े का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। लसोड़े का वानस्पतिक नाम क्या होगा? लसोड़े का वानस्पतिक नाम होगा कोर्डिया डाइकोटोमा। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है, इस एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं मैंने। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस फल का उत्पत्ति स्थान भारत है? क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से किस फल का उत्पत्ति स्थान भारत है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे है हमारा करोंदा, बी पे है हमारा फालसा, सी पे है हमारा लसोड़ा और डी पे है हमारा उपरोक्त सभी। अब जवाब आपके हाथों में देना है आपको, क्या होगा इसका जवाब, निम्न में से किस फल का उत्पत्ति स्थान भारत है। पूरी क्लास अटेंड करनी है आपको। पूरी क्लास देखो अटेंड करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, लेकिन बार बार में आओगे जाओगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी वाला दिया है उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है। जो करोंदा, फालसा और लसोड़ा है, इन तीनों का जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है, तीनों का ही उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है, हमारा प्यारा भारत देश। ठीक है, तो ध्यान रखना कि करोंदा, फालसा और लसोड़ा तीनों का ही जो उत्पत्ति स्थान होगा, ओरिजिन प्लेस होगा, वो होगा भारत। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केरोंदा किस कुल का पादप है? अब ध्यान रखिए, अब जो क्वेश्चन आएंगे ना वो थोड़े क्रिटिकल क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, इसलिए पूरा ध्यान से देखना और सुनना और समझना भी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है केरोंदा किस कुल का पादप है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा एपोसाइनेसी, बी है हमारा बोराजिनेसी, सी है हमारा टीलिएसी और डी है हमारा मालवेसी। क्योंकि वो आपसे सिंपल कुल तो पूछेगा भी नहीं, ये तो बिल्कुल वो आपसे कभी ये नहीं सवाल नहीं पूछेगा कि जो आपका टमाटर है वो किस कुल में आता है या आपका जो गेहूं है वो किस कुल में आता है, क्योंकि ये बिल्कुल इजी सवाल है, सेगमेंट में बटे हुए हैं। लेकिन जो फल वृक्ष होते हैं उनके और सब्जियां जो होती हैं उनका जो फ्रूट कुल होता है, फैमिली होती है, वो अलग अलग होती है, अलग अलग अटपटे नाम होते हैं और उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं और वही एग्जाम में आ जाते हैं। जिसने इसका जवाब दिया है एपोसाइनेसी बिल्कुल सही जवाब है। जो करोंदे का कुल है, करोंदे का कुल क्या हो जाएगा, करोंदे का कुल हो जाएगा एपोसाइनेसी। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फालसा किस कुल का पादप है? अब फालसा किस कुल का पादप है ये किसी को नहीं पता, सबको पता है आम की फैमिली क्या है, आम की फैमिली सब जानते हैं एनाकार्डियेसी है, लेकिन फालसा की फैमिली कोई नहीं जानता, इसलिए वहां पर सवाल टपक जाता है एग्जाम के अंदर कि फालसा किस कुल का पादप है, और फिर आप अपने आप पर पछतावा करते हो, काश मैं फालसा भी पढ़ लेता। तो वो काश ना पछतावा ना करना पड़े, इसके लिए जवाब यहाँ पर दे दीजिए आप, क्या होगा इसका जवाब बताइए। जिसने इसका जवाब दिया है फालसा का, जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी वाला टीलिएसी बिल्कुल सही जवाब है। फालसा किस कुल का पादप हो जाएगा, फालसा हो जाएगा टीलिएसी कुल का पादप। किसका हो जाएगा, फालसा इज ए पादप ऑफ टीलिएसी कुल। ठीक है, फालसा इज ए प्लांट ऑफ टीलिएसी फैमिली। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा गया है हमसे, लहसुआ किस कुल का पादप है? लहसुआ किस कुल का पादप है? ध्यान रखिए, हम यहाँ पर 3 जो छोटी छोटी क्रॉप है उसका एक इंक्लूड करके तीनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, और मीडियम क्लास होने वाली है, ज़्यादा लंबी भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आधा घंटा आपको क्लास लेने से अगर आपके जेट में 2 सवाल सही होते हैं तो इसमें क्या बुराई है। तो इसलिए बताइए जल्दी से, लहसुआ किस कुल का पादप है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा एपोसाइनेसी, बी है हमारा बोराजिनेसी, सी है हमारा टीलिएसी और डी है हमारा मालवेसी। बताइए जल्दी से, लहसुआ किस कुल का पादप है? एपोसाइनेसी, बोराजिनेसी, टीलिएसी या फिर मालवेसी? जवाब दीजिए, क्या होगा इसका जवाब। जिसने इसका जवाब दिया है बोराजिनेसी बिल्कुल सही जवाब है। जो लहसुआ है उसका कुल क्या हो जाएगा, लहसुआ का कुल हो जाएगा बोराजिनेसी। ठीक है, इज दैट क्लियर? लहसुआ का कुल क्या हो जाएगा, लहसुआ का कुल हो जाएगा बोराजिनेसी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। लहसुआ के मैंने नाम बता दिए हैं आपको। लहसुआ को लसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, गोंदा के नाम से भी जाना जाता है और गोंदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बहुत ही अमेजिंग नाम है, बताऊंगा इसके बारे में कुछ और गुण। अगला सवाल देखिए, करोंदा का फल का प्रकार है, फ्रूट टाइप ऑफ करोंदा। अब बताना है आपको करोंदा का फल का प्रकार होगा कौन सा होगा, करोंदा किस प्रकार का फल है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कैप्सूल, बी है हमारा बेरी, सी है हमारा सरस और डी है हमारा अस्थिल। क्या हो जाएगा, केरोंदे का फल का प्रकार बताना है, कैप्सूल, बेरी, सरस या फिर अस्थिल। क्या जवाब होगा बताइए जल्दी से। केरोंदे के फल का प्रकार है कैप्सूल, बेरी, सरस या फिर अस्थिल। जवाब दीजिए, इसका क्या जवाब होगा।
केरोंदा का फल का प्रकार कैप्सूल, बेरी, सरस या अस्थिल। जिसने इसका जवाब दिया है, देखिए केरोंदा का जिसने जवाब दिया है, जिसने इसका जवाब दिया है कैप्सूल, बिल्कुल सही जवाब है। जो केरोंदा होता है उसका टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है? केरोंदे के टाइप ऑफ फ्रूट होता है कैप्सूल। क्या होता है? केरोंदा का टाइप ऑफ फ्रूट कैप्सूल होता है। केरोंदा के मोस्टली जो सवाल बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 7 सवाल बनते हैं। कितने सवाल बनते हैं? सिर्फ और सिर्फ 7 सवाल बनते हैं। एक झटके में मैं आपसे वापस से रिवीजन करा देता हूं। देखो, इसका वैज्ञानिक नाम होता है कैरिसा कैरेंडस। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है एपोसाइनेसी। भारत के अंदर ये पौधा पाया जाता है। भारत इसका उत्पत्ति स्थान। इसका फल का प्रकार जो होता है वो होता है कैप्सूल। इसका खाने वाला भाग जो होता है वो होता है मीजोकार्प व पेरिकार्प। इसको जुलाई अगस्त के महीने में लगाया जाता है और एक पौधे से 3 से 5 किलोग्राम तक क्या मिलती है? हमें केरोंदा मिलता है एक पौधे से 3 से 5 किलोग्राम तक। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये एक प्रकार की झाड़ी है। आगे और क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लहसुआ का फल का प्रकार बताना है अब आपको। लहसुआ का फल का प्रकार क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है हमारा कैप्सूल, बी है हमारा एरिल, सी है हमारा सरस और डी है हमारा अस्टिल। अब जवाब आपको देना है, लहसुआ का फल का प्रकार होगा कैप्सूल, एरिल, सरस या अस्टिल। क्या जवाब होगा? कैप्सूल, एरिल, सरस या फिर अस्टिल। क्या होगा इसका जवाब? जिसने इसका जवाब दिया है लहसुआ का सरस, बिल्कुल सही जवाब है। जिसने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है लहसुआ का फल का प्रकार, लहसुआ का फल का प्रकार क्या होगा? लहसुआ का फल का प्रकार होगा सरस। और इस सरस को और किस नाम से जानते हैं? सरस को हम इंग्लिश में जानते हैं बेरी के नाम से। सरस को और क्या कहते हैं? सरस को बेरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरस को बेरी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना आपको, लहसुआ का फल का प्रकार क्या हो जाएगा? लहसुआ का फल का प्रकार हो जाएगा सरस या बेरी। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बता देता हूँ। उसके साथ बताए थे, अब इसके साथ बता देता हूँ। 7 सेकंड भी नहीं लगेंगे। सबसे पहला इसका वानस्पतिक नाम कोर्डिया डाइकोटोमा हो जाएगा और दूसरा इसका वानस्पतिक नाम हो जाएगा कोर्डिया मिक्सा। ठीक है, फिर इसके बाद में बोराजिनेसी कुल का पादप है, भारत में पाया जाता है, भारत इसका उत्पत्ति स्थान है। ये सरस या बेरी प्रकार का फल होता है। इसका खाने वाला जो भाग होता है वो होता है मीजोकार्प, एंडोकार्प। इसमें फोर्टिक अम्ल पाया जाता है। ये शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है और इसकी एक उपयुक्त किस्म है, उन्नत किस्म एक ही है। इन तीनों की एक ही किस्म है, वो किस्म मैं आपको आगे बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अमेजिंग है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस फल को रेगिस्तानी चेरी के नाम से जाना जाता है? अब क्वेश्चन मैंने कहा था आगे बताऊंगा, अब आपको इसका जवाब देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? किस फल को रेगिस्तानी चेरी के नाम से जाना जाता है? किस फल को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा फालसा, बी है हमारा लसोड़ा, सी है हमारा केरोंदा और डी है हमारा बेर। जवाब दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। क्या होगा इसका जवाब? किस फल को रेगिस्तानी चेरी के नाम से जाना जाता है? अब आपके सामने जो फ्रूट दिए हुए हैं, यहाँ पर फल दिए हुए हैं, ये सारे के सारे फल कौन से हैं? ये सारे के सारे रेगिस्तान में उगने वाले, लेकिन इसमें से कंफ्यूज हो गए कि चेरी किसको कहें। अब आपको बताना है फालसा है, लसोड़ा है, करोंदा है या फिर बेर है। सिर्फ ऑप्शन देना है ए, बी, सी या डी। क्या होगा इसका जवाब? किस फल को रेगिस्तानी चेरी के नाम से जाना जाता है? बताइए जल्दी से, किस फल को रेगिस्तानी चेरी के नाम से जाना जाता है? फालसा, लसोड़ा, करोंदा या फिर बेर। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है, जिसने इसका जवाब दिया है लहसुआ या लसोड़ा, बिल्कुल सही जवाब है। इसको लहसुआ भी बोलते हैं, लसोड़ा भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये रेगिस्तान की चेरी के नाम से जाना जाता है। जो गोंदा होता है हमारा, गोंदा जिसको बोलते हैं, जिसका अचार बनता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको रेगिस्तान की चेरी के नाम से जाना जाता है। ये सवाल डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा ये सवाल इस बार। ठीक है, ध्यान रखना। तो लसोड़ा जिसको हम क्या बोलते हैं? लसोड़ा को हम गोंदा बोलते हैं, गोंदी भी बोलते हैं, लहसुआ भी बोलते हैं और रेगिस्तान की चेरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लहसुआ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन क्रॉप्स पर कोई ध्यान नहीं देता और जब एग्जाम में इन क्रॉप्स से सवाल आते हैं तो फिर बोलते हैं कि काश एक बार मैं रीडिंग ही मार लेता तो 1-2 सवाल मेरे सही और हो जाते। इसीलिए कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय का सदुपयोग करो, थ्योरी पढ़ो और थ्योरी पढ़ने के बाद में क्या करना है आपको? थ्योरी पढ़ने के बाद में आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। कल बहुत ही धमाकेदार टेस्ट सीरीज होगी, सुबह इसी समय बहुत ही धमाकेदार टेस्ट सीरीज होगी, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्या सोचा है मैंने कल के लिए। लहसुआ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा फोर्टिक अम्ल, बी है मैलिक, सी है ऑक्जेलिक और डी है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसने ऑप्शन नंबर ए वाला जवाब दिया है फोर्टिक अम्ल, बिल्कुल सही जवाब है। जो
लहसुआ होता है उसके अंदर फोर्टिक अम्ल और टेनिन अम्ल पाया जाता है। 2 अम्ल पाए जाते हैं बेसिकली, लेकिन टेनिन ज़्यादा नहीं है, तो फोर्टिक अम्ल ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो लहसुआ में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लहसुआ में पाए जाने वाला अम्ल होगा फोर्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल होगा? फोर्टिक अम्ल। ध्यान रखना, लहसुआ में पाए जाने वाला अम्ल फोर्टिक अम्ल होगा। इज दैट क्लियर? अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को अभी आप कॉपी पर लिख लो। मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि थार बोल्ड किसकी किस्म है? और वो ऑप्शन आपको ऐसे ही देगा, करोंदा भी देगा, लहसुआ भी देगा, फालसा भी देगा और बेर भी देगा। अब आपको मैंने क्यों कहा कि ये लिख लो और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितनी भी थार वाली किस्में लिखी हुई है ना, वो थार वाली जितनी भी किस्में मैंने बताया था आपको, केंद्रीय शुष्क उद्यान की अनुसंधान संस्थान बीकानेर से निकली हुई है, मैंने बताया था, जिसमें गोमा करती, गोमा गणेश और थार युवराज, थार बोल्ड तो इसकी है, थार युवराज, थार सेविका, ये सब वहाँ से निकली हुई है। थार का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान होता है, ठीक है। थार का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान होता है। राजस्थान का जो रेगिस्तान है वो कौन सा रेगिस्तान है? वो रेगिस्तान है थार का रेगिस्तान, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा आपको थार का रेगिस्तान उसको क्यों कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो किस्म निकलती है उसको राजस्थान को सम्मान देने के लिए और राजस्थान के रेगिस्तान को सम्मान देने के लिए उनकी जो किस्में होती हैं उन किस्मों के आगे क्या लगाते हैं? उन किस्मों के आगे वर्ड लगाया जाता है एक, जिसको बोलते हैं थार, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा कि थार बोल्ड किस्म कहाँ से निकली है? थार बोल्ड किस्म निकली है बीकानेर से, केंद्रीय शुष्क उद्यान की अनुसंधान संस्थान बीकानेर से। लेकिन अब आपको अभी तक भी मैंने आंसर नहीं बताया, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा लहसुआ। क्या होगा? लहसुआ इसका आंसर होगा। लेकिन आपको ऑप्शन में वो 4 उटपटांग शब्द देगा और जो स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाएगा वो डेफिनेटली इस बेर पर टिक करेगा और गलत करेगा। तो आप गलत करने से बचें, तो गलत माइनस मार्किंग नहीं करनी है। दूसरी बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, जितना आप अच्छे तरीके से सिलेबस को कर सके उतना तो करें, लेकिन रीडिंग तो सबके मार की जाए कम से कम, क्योंकि एक बार रीडिंग मारने से भी इंसान को लगभग 5 से 7% याद हो जाता है, ठीक है। याद होने का मतलब ऐसा है कि जब वो ऑप्शन को देखता है ना, जब वो उस क्वेश्चन को पढ़ता है एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे, तो उसको याद आ जाता है हाँ यार कि इसका, वो अंदाजा लगा के कह सकता है कि हाँ इनमें से इसका ये आंसर होगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि बड़ी अच्छे तरीके से ढंग से प्रिपरेशन करना और एग्जाम को देके आना, और मेरी तरफ से आपको पूरी हेल्प रहेगी, ठीक है। तो थार बोल्ड किसकी किस्म हो जाएगी? थार बोल्ड किस्म हो जाएगी लहसुआ की, ठीक है। इज दैट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पादप शुष्क जलवायु का है? अब बताना है आपको कौन सा पादप शुष्क जलवायु का है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा करोंदा, बी है हमारा लहसुआ, सी है हमारा फालसा और डी है हमारा उपरोक्त सभी। कौन सा होगा शुष्क क्षेत्र का पादप? तो आप समझ गए होंगे कि ये तीनों ही पादप कौन से हैं। ये तीनों ही पादप शुष्क क्षेत्र के हैं, शुष्क क्षेत्र में उगाए जाते हैं, ठीक है। इनको शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, करोंदा, लहसुआ, फालसा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लहसुआ का खाने वाला भाग है। लहसुआ का खाने वाला भाग है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा मीजोकार्प, बी है हमारा एंडोकार्प, सी है हमारा ए और बी दोनों, और डी है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से, लहसुआ का खाने वाला भाग है मीजोकार्प, एंडोकार्प, ए बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। क्या होगा इसका जवाब? लहसुआ का खाने वाला भाग बताना है आपको। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, ए और बी दोनों बिल्कुल सही जवाब है। जो लहसुआ का खाने वाला भाग होता है वो होता है मीजोकार्प और एंडोकार्प। क्या होता है? मीजोकार्प और एंडोकार्प उसका खाने वाला भाग होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, करोंदा का खाने वाला भाग है। करोंदा का खाने वाला भाग बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा मीजोकार्प, बी है हमारा पेरिकार्प, सी है हमारा ए और बी दोनों, और डी है हमारा कोई नहीं। अब यहाँ पर मीजोकार्प की जगह एंडोकार्प नहीं है, ध्यान रखना। पीछे वाले सवाल में एंडोकार्प दिया गया था, अब एंडोकार्प नहीं है। अब एंडोकार्प की जगह यहाँ पर पेरिकार्प दिया है। तो क्वेश्चन का आंसर सोच समझ कर देवें, गलत ना हो जाए कहीं। करोंदा का खाने वाला भाग मीजोकार्प, पेरिकार्प, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी वाला दिया है, ए और बी दोनों, बिल्कुल सही जवाब है, मीजोकार्प और पेरिकार्प। केरोंदा का क्या होगा? केरोंदा का तो होगा मीजोकार्प और पेरिकार्प। और देख लीजिए अब यहाँ पर लहसुआ, लहसुआ का क्या होगा? मीजोकार्प और एंडोकार्प। तो अलग अलग है दोनों ही अलग अलग है, और वो इसीलिए आपसे ये सवाल पूछेगा, क्योंकि कंफ्यूजन है। उनको तो आपको कंफ्यूज करना है। एग्जाम का पेपर तो आपको फेल करने के लिए बनाया जा रहा है ना, आपको पास करने के लिए थोड़ी बनाया जा रहा है। वो तो पास करने के लिए बनाएंगे तो फिर इजी क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर सबको ही बना देंगे, वो फिर सभी पास हो जाएंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, वो कुछ क्वेश्चन ऐसे क्रिटिकल डालेंगे जिसकी बुद्धि विवेक सही काम करेगी, उस समय जिसने पढ़ा होगा वही उसको सही कर पाएगा। तभी तो छटनी होती है कि कौन क्रीम है कौन मक्खन है,
और कौन पानी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है हमारा फालसा का खाने वाला भाग होगा। फालसा का खाने वाला भाग क्या होगा बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हमारा मीजोकार्प, बी है हमारा एपीकार्प, सी है हमारा ए और बी दोनों, और डी है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से फालसा का खाने वाला भाग क्या होगा। फिर फालसा के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग चीज बताऊंगा आपको। बताइए जल्दी से, मीजोकार्प, एपीकार्प, ए बी बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। फालसा का खाने वाला भाग होगा, बताइए जल्दी से, फालसा का खाने वाला भाग क्या होगा। फालसा का खाने वाला भाग मीजोकार्प, एपीकार्प, ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। जिसने इसका जवाब दिया है मीजोकार्प, एपीकार्प, बिल्कुल सही जवाब है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए फालसा, लहसुआ और केरोंदा, इन तीनों का खाने वाला भाग पूछेगा, और वो इसी तरीके से पूछेगा आपसे कंफ्यूज करने के लिए। इसीलिए कह रहा हूं कि तीनों का याद कर लेना, बिल्कुल तीनों का बिल्कुल याद कर लेना, वो पूछेगा ही पूछेगा आपसे। ठीक है, तो ध्यान रखना, मीजोकार्प, एपीकार्प हो जाएगा फालसे का। ठीक है, और बाकी जो अभी जस्ट जुड़े हैं स्टूडेंट, उनको मैं बता दूं कि पीछे मैंने इन दोनों का बता दिया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करौंदा को उद्यान में किस दूरी पर लगाया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो करौंदा होता है हमारा, उसको उद्यान में किस दूरी पर लगाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 3 × 3 मीटर, बी है हमारा 5 × 5 मीटर, सी है हमारा 6 × 6 मीटर, और डी है हमारा 9 × 9 मीटर। तो करौंदा को उद्यान में किस दूरी पर लगाया जाता है बताना है आपको। करौंदा को उद्यान में किस दूरी पर लगाया जाता है। 3 × 3 मीटर, 5 × 5 मीटर, 6 × 6 मीटर, और 9 × 9 मीटर। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। करौंदा का उद्यान में किस दूरी पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जिसने जवाब दिया है 3 × 3 मीटर, बिल्कुल सही जवाब है। करौंदा को जो उद्यान में लगाया जाता है, तो पेड़ से पेड़ और लाइन की दूरी वो रखी जाती है। वो कितनी रखी जाती है, 3 × 3 मीटर रखी जाती है। एक बार मैंने आपको बताया था कि भाई जो फल वृक्षों की दूरी रखी जाती है, वो पहले पौधे की कितनी रखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, आपका कोई भी आपका उद्यान है, सपोज दैट ये आपकी बाउंड्री लाइन जो दिख रही है आपको, ये आपकी जो बाउंड्री लाइन दिख रही है, ये आपका एक उद्यान है। ये पूरा आपकी फ़ोन की स्क्रीन आपका एक उद्यान है। अब आपको कहा जाता है कि आपको इस उद्यान में पहला पौधा लगाना है। तो पहला पौधा आप कहाँ लगाओगे, हमेशा जैसे इसका 3 मीटर की दूरी है, तो इसकी आधी दूरी पर हमेशा जो पहला पौधा लगाया जाता है वो आधी दूरी पर लगाया जाता है। अगर 10 मीटर दे रखा है तो 5 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा, अगर 3 मीटर है तो 1.5 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। ठीक है, ये इंटरव्यू वाला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे इसको कैसे वो एग्जाम में कैसे पूछेगा, देखिए एग्जाम में वो आपसे ऐसे पूछेगा, करौंदा को उद्यान में लगाने हेतु अगर दूरी 3 × 3 मीटर रखी जाती है, तो पहली लाइन का पहला पौधा कितनी दूरी पर लगाया जाएगा। फिर वो ऑप्शन देगा आपको 3 मीटर, फिर ऑप्शन देगा वो आपको 1.5 मीटर, फिर ऑप्शन देगा वो आपको 1 मीटर, फिर ऑप्शन देगा वो आपको 500 सेंटीमीटर या आधा मीटर। ठीक है, तो अब आपको उसमें से सही जवाब चूज करना पड़ेगा। वापस से एक बार सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जो इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन होता है वो है, तो ध्यान से देख लीजिए, जिंदगी भर काम आएगा आपके। क्वेश्चन वापस से पूछता हूँ, देखिए अगर करौंदा को उद्यान में 3 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, तो पहली लाइन का पहला पौधा कितनी दूरी पर लगाया जाएगा। ठीक है, तो पहली लाइन का पहला पौधा हमेशा मुख्य दूरी की आधी दूरी पर लगाया जाता है। तो किसी की मुख्य दूरी 5 मीटर है तो आधी दूरी 2.5 मीटर हो जाएगी, किसी की मुख्य दूरी 10 मीटर है तो आधी दूरी 5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से एक दिन मैं आपको बताऊंगा कि जो आप कंफ्यूज होते हो ना बार बार 2n नंबर्स और बेसिक क्रोमोसोम नंबर्स, इसका भी फंडा क्लियर करूंगा मैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा 3 × 3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा झाड़ीनुमा पादप है। निम्न में से कौन सा झाड़ीनुमा पादप है। अब आपको बताना है कौन सा प्लांट है, वो हर्ब प्लांट है एक प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा करौंदा, बी है हमारा फालसा, सी है हमारा ए और बी दोनों, और डी है हमारा कोई नहीं। तो आपको ए बी सी डी तीनों में से बताना है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। कौन सा झाड़ीनुमा पादप है, झाड़ी जो होती है, कौन सा बताना है आपको, बताइए जल्दी से। जिसने सी जवाब दिया है, ए और बी दोनों बिल्कुल सही जवाब है। जो करौंदा और फालसा होता है, करौंदा और फालसा जो होता है वो क्या होता है, वो एक विशेष प्रकार की झाड़ी होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, झाड़ी है। और इसके अलावा एक प्लांट और होता है, जो अनार होता है, वो भी एक विशेष प्रकार की झाड़ी होती है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना, अनार भी झाड़ी है, करौंदा भी झाड़ी है और फालसा भी झाड़ी है। क्योंकि वो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, निम्न में से कौन सा एक झाड़ीनुमा प्लांट है। वो आपसे इसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा एक शाकनुमा पादप है।
तो लोग केले को समझते हैं कि केला एक प्रकार का पेड़ है, तो केला एक प्रकार का पेड़ नहीं है, केला एक प्रकार की शाख है, ठीक है। और जो करौंदा और फालसा है ये भी पेड़ नहीं है, हालांकि ये होते पेड़ जैसे हैं, लेकिन इनका जो एक्चुअल इनका जो मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिज्म इनका पेड़ की जैसा नहीं होता है, इनका मतलब शाख की जैसे होता है, झाड़ी की जैसे होता है। जैसे अब केला है, तो केले के लिए एक अमेजिंग बात यूँ कही जाती है कि केले के अंदर जो केले का पौधा होता है उसके अंदर लकड़ी नहीं पाई जाती। अब आपको कि सर लकड़ी कैसे नहीं पाई जाती, वो पौधा हमने देखा है वो उसमें लकड़ी होती है, वो लकड़ी नहीं होती है, वो उसके तंतु होते हैं, उसके फाइबर्स होते हैं, ठीक है। वो लकड़ी नहीं होती, उसको आप सुखा नहीं सकते, उसको आप काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, काट सकते हैं लेकिन सुखा के उसको जला नहीं सकते, मतलब जैसे लकड़ी की जैसे नहीं जलता है वो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्या है, इसका आंसर बता चुका हूं मैं, ए और बी होगा, करौंदा और फालसा, ठीक है, दोनों ही झाड़ीनुमा पादप है। अगला सवाल देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीएससी एग्जाम में पूछा गया है। बीएससी के जो एग्जाम होते हैं जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, उसमें बार बार पूछा जाता है ये, उसमें एग्जाम में बार बार पूछा जाता है स्टार एप्पल किस फल का पादप, स्टार एप्पल किस फल को बोला जाता है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, स्टार एप्पल किस फल को बोला जाता है, किस पादप को बोला जाता है, बताना है आपको। स्टार एप्पल किस फल को बोला जाता है, स्टार एप्पल, ये वैरायटी नहीं है, ये कोई वैरायटी नहीं है, ध्यान रखना, ये इसका उपनाम है। अब उपनाम किसका है, केरोंदे का है, फालसे का है, दोनों का है या कोई नहीं का है, बताइए जल्दी से, स्टार एप्पल किसको बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम बीएससी करते थे तो हॉर्टिकल्चर के एग्जाम में हर बार पूछा जाता था। हमारा जो बीएससी के जो एग्जाम का सेगमेंट होता है उसमें ये होता है कि 10 क्वेश्चन आपके एबीसीडी होते हैं, 10 क्वेश्चन आपके खालिस्तान होते हैं, 10 क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स होते हैं, और बाकी जो दूसरा पार्ट होता है, पार्ट 2 होते हैं, ए पार्ट में 30 क्वेश्चन इस प्रकार के आएंगे और बी पार्ट में आपकी थ्योरी आएगी पूरी, ठीक है। तो उसमें ये बार बार आता था हॉर्टिकल्चर के एग्जाम में कि स्टार एप्पल किसको बोला जाता है। तो स्टार एप्पल का आंसर क्या हो जाएगा, स्टार एप्पल का आंसर हो जाएगा फालसा, क्या हो जाएगा, फालसा। स्टार एप्पल किसको बोला जाता है, स्टार एप्पल बोला जाता है फालसे को। 2n नंबर 36, गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है फालसा में गुणसूत्र संख्या, अभी जस्ट बताया है मैंने, फालसा में गुणसूत्र संख्या कितनी होगी। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 2n नंबर बराबर 36, 2n 34, 2n 40 और 2n नंबर 48। अब इसका जवाब अभी जस्ट बताया है मैंने, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका जवाब। फालसा में गुणसूत्र संख्या कितनी होगी, फालसा में गुणसूत्र संख्या, जिसने 36 जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। फालसा में गुणसूत्र संख्या 36 हो जाएगी, ठीक है। स्टार एप्पल के नाम से जानते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शरबती व खट्टा किसकी किस्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरबती व खट्टा किसकी किस्म है, शरबती और खट्टा किस्में बतानी है आपको, करौंदा की है, फालसा की है, लहसुआ की है या कोई नहीं की है। शरबती व खट्टा किसकी किस्म है, करौंदा, फालसा, लहसुआ या फिर कोई नहीं। जिसने इसका जवाब दिया है शरबती और खट्टा का जवाब जिसने दिया है फालसा, बिल्कुल सही जवाब है। जो फालसा है उसकी किस्में है दोनों ही, शरबती और खट्टा दोनों ही फालसा की किस्में हैं, ठीक है। एक जानकारी दे देता हूं, अगर आप न्यू स्टूडेंट जुड़े हो तो 25 तारीख को हमारा ऑनलाइन टेस्ट होगा और उस टेस्ट में 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के और 40 क्वेश्चन बायोलॉजी के आपसे पूछे जाएंगे और बहुत ही सिस्टम से ये टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। अगर आपको इस टेस्ट की नॉलेज नहीं है और आप देना चाहते हो तो हमारे अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, वहाँ पर व्हाट्सएप करना और आप सारी जानकारी ले सकते हो कि किस प्रकार से टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी कि टेस्ट को किस प्रकार से दिया जाता है और रिजल्ट किस प्रकार से आता है। जैसे कल हमारा परसों जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट हमने कल रात को सुनाया था, तो अगर आप वो रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में जाओगे। जैसे ही हमारे चैनल में जाते हो वहाँ पर आपको एक कम्युनिटी पोस्ट मिलेगी, उसमें देखना मैंने पुरानी आंसर की डाली हुई है और जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट जिन्होंने टॉप किया था उनका नाम भी वहाँ पर मेंशन किया गया है बाकायदा विथ सर्टिफिकेट। तो आप हमारे इस एक प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है और कंटिन्यू क्लासें लेनी है। और 25 तारीख को हमारा अगला टेस्ट होगा सुबह ठीक 11:30 बजे, ठीक है। तो शरबती व खट्टा किसकी किस्म हो जाएगी, फालसा की किस्में हो जाएगी, बता दिए हैं मैंने, ठीक है। शरबती और खट्टा किसकी किस्म होगी, फालसा की किस्में होंगी, सॉरी शरबती और खट्टा फालसा की किस्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, अगला सवाल है हमारा, फालसा की प्रति उपज
प्रति साल फालसा की उपज प्रति झाड़ी होगी। आपको मैंने बताया था पहले फालसा क्या होता है, एक विशेष प्रकार की झाड़ी होती है। अब आपको बताना है फालसा की जो उपज प्राप्त होती है वो एक झाड़ी से कितनी होती है। मैं पहले भी इस चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ। जब हम फल वृक्ष पढ़ते हैं तो जो उपज मापी जाती है वो हमेशा प्रति पौधा या प्रति वृक्ष मापी जाती है, प्रति पेड़ मापी जाती है। अगर वो पेड़ है तो पेड़, झाड़ी है तो झाड़ी, शाख है तो शाख। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रति झाड़ी क्यों पूछा जाता है, क्योंकि फल वृक्षों की हमेशा प्रति झाड़ी मापी जाती है। और बाकी जो फसलें होती है उनकी क्या करते हैं, उनकी हमेशा हेक्टर में मापी जाती है। ठीक है, एक हेक्टर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ये सारे फंडे में पुरानी क्लासेस में क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है कोई दिक्कत नहीं है, वापस से रिविजन जब होगा तब आपको समझा देंगे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 4 से 5 केजी। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। फालसा की उपज प्रति झाड़ी कितनी होती है, फालसा की उपज प्रति झाड़ी 4 से 5 किलोग्राम रखी जाती है, 4 से 5 किलोग्राम रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है हमारा, फालसा में प्रूनिंग किस समय की जाती है। जिसको प्रूनिंग शब्द नहीं पता है, प्रूनिंग का मतलब होता है काट छांट करना, और काट छांट करके उसको क्या करना है, काट छांट करते हैं। काट छांट करने के बाद में उसमें नई शाखाओं की फुटान होती है, और नई शाखाओं की फुटान होने के बाद में उत्पादन भी हमें अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो फालसा में प्रूनिंग किस समय करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा जनवरी, बी है फरवरी, सी है दिसंबर, और डी है हमारा अप्रैल। अब जवाब आपको देना है फालसा में प्रूनिंग किस समय की जाती है, जनवरी, फरवरी, दिसंबर और अप्रैल। जवाब दीजिए क्या होगा इसका जवाब, फालसा में प्रूनिंग। जिसने दिसंबर जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। फालसा में प्रूनिंग किस समय की जाती है, फालसा में प्रूनिंग की जाती है दिसंबर के समय में। कब करते हैं, दिसंबर के समय में फालसा में प्रूनिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा, क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए जो कल आपका क्लास लगेगी वो लगेगी टोमेटो की। अब कल से वेजिटेबल्स स्टार्ट हो रही है, और मैंने पहले भी कहा था आपसे कि जितनी क्वेश्चंस फ्रूट से नहीं आते उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके वेजिटेबल से पूछे जाते हैं। क्योंकि आदमी बिना फल खाए रह सकता है लेकिन बिना सब्जी के नहीं रह सकता। तो सब्जी हमारे एक संतुलित भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो कल से आपकी ये क्लासेस चालू हो जाएंगी सुबह ठीक 11:30 बजे। जो आज वाला समय है उसी समय कल मैं टोमेटो पढ़ाऊंगा आपको, और टोमेटो के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को एक ही क्लास में समझाऊंगा आपको। तो आपको कंटिन्यू आना है, और साथ ही साथ कुछ आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि नए स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करते हो, और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो शेयर भी नहीं करते हैं। आपसे शेयर कितनी बार बोला है, शेयर करो, अपने फेसबुक पे शेयर करो, अपने व्हाट्सएप पे करो, जितनी भी जगह हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर शेयर हो सकती है, प्लीज़ वहाँ पर शेयर क्यों नहीं करते हो आपको बस इतना ही तो करना है, आपको सिर्फ शेयर ही तो करना है, लाइक कमेंट ही तो करना है, इसके अलावा तो और कुछ मांगा नहीं है आपसे। तो इतना तो कर ही सकते हो आप, शेयर करिए प्लीज़। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। जो बेस्ट कमेंट करेगा उसको मैं पिन करूँगा। पिन का मतलब जानते हो, जो बेस्ट कमेंट करेगा ना उसको मैं पिन करूँगा, उसको टैग करूँगा, और नेक्स्ट क्लास में उसका नाम लूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। और अगर न्यू स्टूडेंट हो और आपको टेस्ट की नॉलेज नहीं है तो कमेंट करना मुझे, मैं आपको नंबर दूंगा, उस पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही डियर स्टूडेंट्स। मिलेंगे शाम को ठीक 8:30 बजे बायोलॉजी की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर तो कोरोना है।